वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन यानी निवेशक संरक्षण के बारे में। ये आपका यूनिट 3 है जिसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये क्या बताता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्वेस्टर कौन होता है, इन्वेस्टर का मीनिंग क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपको इन्वेस्टर का मीनिंग बताना होगा और उसके बाद आपको बताना होगा कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो अगर हम बात करें निवेशक शब्द की, तो देखिए प्रतिभूतियों में निवेशक शब्द का अर्थ समझने से पहले ये समझना बहुत आवश्यक है कि वास्तव में निवेशक कौन है। ठीक है, साधारणतः शेयर बाजार में स्पेक्युलेटर, ट्रेडर, जो डीलर्स होते हैं, जॉबर्स होते हैं, उनको निवेशक समझ लिया जाता है। यानी कि जो जिसे पता नहीं होता है शेयर मार्केट के बारे में, वो सट्टोरियों को, जो व्यापार में डील करते हैं या जॉबर्स हैं, उनको वो क्या करता है, वो इन्वेस्टर समझ लेता है। ठीक है, यानी कि इन्वेस्टर वह व्यक्ति है जो स्वयं को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़कर देखता है। यानी कि अगर हम बात करें तो एन इन्वेस्टर इज अ पर्सन हु सी हिमसेल्फ एज अ मेंबर ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक। यानी कि अगर हम बात करें इन्वेस्टर कौन है, तो वो व्यक्ति होगा जो कि हमारे किस में कंट्रीब्यूशन देता है, नेशनल इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूशन उसका देता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो देश की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, तभी वो इन्वेस्टर्स होगा। क्योंकि इन्वेस्टर क्यों है, क्योंकि वो अपना बहुत हार्ड मनी जो होती है, सेविंग होती है, उसको इन्वेस्ट कर रहा है अपने देश की में। ठीक है, यानी कि वो अर्थव्यवस्था के विकास में निवेश करता है। जिस तरह से एक हाउस होल्डर अपनी इतनी सेविंग है वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं हमारी अर्थव्यवस्था में। क्यों करते हैं, इकोनॉमिक में डेवलपमेंट करने के लिए, यानी कि विकास करने के लिए। ये इन्वेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक। ठीक है, यानी कि वो किस में इन्वेस्ट कर रहा है, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए। निवेशक अपनी बचत का कुछ भाग उन क्षेत्रों में निवेश करता है जो अर्थव्यवस्था के साथ बढ़ते हैं या अपेक्षाकृत तेजी से प्रगति करते हैं। देखिए इन्वेस्टर्स होता है वो मेन क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टर अपनी जो बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं जो इतना मुश्किल से सेविंग करता है, उस सेविंग को वो इकोनॉमिक के सेक्टर में प्रोग्रेस करने के लिए पैसा डालता है ताकि इकोनॉमिक का, अर्थव्यवस्था का बहुत ज़्यादा फास्टली ग्रोथ हो। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि व्यक्ति जो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में, अल्प अवधि में बाजार में असंतुलन से लाभ कमाना चाहता है, वो निवेशक नहीं होगा। आर यू क्लियर दिस पॉइंट या नो? देखिए इन्वेस्टर का मतलब क्या हो गया, इन्वेस्टर का मतलब हो गया है जो अपनी क्या कर रहा है, इन्वेस्टर का मतलब एक सिंपल सा है कि जो अपनी मेन सेविंग है, बचत है, उसको कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, इकोनॉमिक में लगा रहा है, अर्थव्यवस्था में लगा रहा है, ताकि देश का क्या हो पाए, डेवलपमेंट हो पाए। ठीक है, लेकिन जो शेयर मार्केट के बारे में नहीं जानते हैं वो इन्वेस्टर किसको समझ लेते हैं, वो उनको समझ लेते हैं जो मार्केट में जो आप कह सकते हैं अनइक्विलिब्रियम या फिर असंतुलन से लाभ कमाना चाहते हैं। जैसे आप देखते हैं स्पेक्युलेटर, सटोरिया क्या करता है कि वो देखता है कि मार्केट कब डाउन गया, मार्केट कब अप जा रहा है, उसका बेनिफिट वो अर्निंग करता है, तो उसको हम इन्वेस्टर नहीं कहेंगे। तो वो व्यक्ति निवेशक नहीं है जो मार्केट की तेजी या मंदी के चक्र से लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, द पर्सन इज नॉट एन इन्वेस्टर हु वांट्स टू प्रॉफिट फ्रॉम द। देखिए यहाँ पे दोनों ही देखते हैं हम, बूम पीरियड और बॉटम पीरियड, यानी कि तेजी और जो आप कह सकते हैं मंदी, उससे बेनिफिट अगर वो अर्निंग करना चाहता है तो वो इन्वेस्टर नहीं होगा। और वो व्यक्ति भी इन्वेस्टर नहीं होगा जो कि क्रय की जाने वाली जो प्रतिभूति है उसके आंतरिक मूल्य में रुचि नहीं रखता है, यानी इंटरनल वैल्यू में, इंटरनल वैल्यू जो है उसमें इंटरेस्टेड नहीं है सिक्योरिटी को परचेज करने में, तो वो पर्सन भी आपका इन्वेस्टर नहीं होगा। तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले आपको इन्वेस्टर की मीनिंग बतानी है, और इन्वेस्टर की मीनिंग बताने के लिए आप जानते हैं इन्वेस्टर्स कौन होगा, तो जो नहीं समझेंगे वो तो लिख देंगे स्पेक्युलेटर। ठीक है, जॉबर्स लिख सकते हैं, जॉबर्स यानी ब्रोकर, ब्रोकर भी को भी इन्वेस्टर समझ लिया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। जब हम इसके कंसेप्ट को देखते हैं कि जो इन्वेस्टर होते हैं वो बहुत ही मुश्किल से अपनी सेविंग को बचाते हैं और फिर उसे अपने देश की अर्थव्यवस्था में इसलिए लगाते हैं ताकि उस देश का
विकास हो पाए। क्लियर है? तो हम ना तो इन्वेस्टर स्पेकुलेटर को कहेंगे, ना ट्रेडर डीलर्स को कहेंगे, ना जॉबर, ब्रोकर, सब ब्रोकर इनको कहेंगे, बिकॉज ये तो बेनिफिट अर्निंग करने के लिए बने हैं मेंबर। बट इन्वेस्टर क्या है? इन्वेस्टर है जो कि हमारी इकोनॉमिक में अपनी सेविंग को डाल रहा है। वो अप एंड डाउन कुछ भी हो सकता है, उसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, उसकी मतलब उसके बारे में सोचे बिना वो अपना पैसा इसमें लगा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट या ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर, यानी इन्वेस्टर के मेन उद्देश्य क्या होते हैं उसके बारे में। ठीक है, अपनी बचत को अर्थव्यवस्था के विकास में लगा रहा है। बिल्कुल अभी जो हमने इसकी मीनिंग देखी सेम है कि इन्वेस्टर क्या है, वो अपनी सेविंग को कहाँ लगा रहा है, इकोनॉमिक में लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? बिकॉज उसको क्या करना है, अपने देश का विकास करना है। क्लियर? जोखिम पूंजी के अंशदान के रूप में प्रबंधकों को परियोजना प्रारंभ करने में सहयोग कर रहा है। यानी कि वो क्या कर रहा है कि जो कि जितनी भी आप देखते हैं कि कोई ना कोई जो प्रोजेक्ट आता है मार्केट में, जो परियोजना आती है मार्केट में, जरूरी नहीं है कि वो प्रोजेक्ट सक्सेस हो, लेकिन वो क्या ले रहा है, एक तरह से अपना रिस्क ले रहा है। क्यों रिस्क ले रहा है? ताकि इकोनॉमिक का डेवलपमेंट हो पाए। ठीक है, तो जोखिम यानी जो रिस्क है किस कैपिटल में, उस कैपिटल में जो कि एक प्रमोटर अपनी प्लानिंग लेके आया है, अपना प्रोजेक्ट लेके आया है, उसमें रिस्क हो सकती है, लेकिन फिर भी एक इन्वेस्टर्स अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, उसको हेल्प कर रहा है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो सक्सेस हो जाए। क्लियर? इस परियोजना के सफलतापूर्वक चालू हो जाने के बाद वह आय धारा प्रवाह के रूप में प्राप्त करेगा। सिंपल है, इफ द प्रोजेक्ट, अगर आपका प्रोजेक्ट है वो सक्सेस हो जाएगा तो उसको इनकम की अर्निंग हो पाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है वो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है आपके प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद उसका इनकम का सोर्सेज है वो उसको मिलेगा। ठीक है, दीर्घ अवधि में उसके निवेशित पूंजी में वृद्धि होगी। सिंपल है कि जब हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तो हमारी मनी, कैपिटल मार्केट की, अगर मनी मार्केट की बात करें तो मनी मार्केट आपको पता है कि मनी मार्केट का जो टाइम पीरियड होता है वो 1 ईयर का होता है, राइट? जबकि अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करते हैं तो इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड। ये क्या है, बहुत ज़्यादा लंबे समय को बताता है। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट की बात करें तो बहुत ज़्यादा आपकी कैपिटल उसमें इन्वेस्ट रहती है। क्लियर है? और इन्वेस्ट रहने की वजह से आप देखते हैं कि वो अपनी जो कैपिटल है बहुत टाइम तक लगा रखेगा। ठीक है, अपनी सेविंग्स को बहुत टाइम तक लगा के रखेगा, और उसमें आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट भी आता है, फ्लक्चुएशन भी आएगा, उतार चढ़ाव भी आएगा, लेकिन वो अपना बेनिफिट तभी अर्निंग कर पाएगा, ग्रोथ अर्निंग तभी कर पाएगा जब वो लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो दीर्घ अवधि में उसकी निवेशित पूंजी में वृद्धि होगी। निवेशक उपक्रम सच्चे मूल्य में रुचि रखता है, न कि स्पेकुलेटर, डीलर, जॉबर के भांति बाजार मूल्य के उतार चढ़ाव से अल्पकाल लाभ कमाना चाहता है। तो देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, तो देखिए यहाँ पे अगर जो ब्रोकर होता है, ब्रोकर क्या करता है, मेनली आप देखेंगे कि ब्रोकर का काम क्या होता है कि जैसे ही देखता है मार्केट में उसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट हुआ है तो वो क्या कर देता है, सिक्योरिटीज को सेल करके बेनिफिट है वो उससे ले लेता है। ठीक है, और जो जॉबर होते हैं, जॉबर जस्ट लाइक अ ब्रोकर, वो भी क्या करेगा, इसी तरह से लाभ कमाएगा। जो सटोरिये होते हैं, स्पेकुलेटर, वो भी शॉर्ट टाइम पीरियड में अपना बेनिफिट देखते हैं। एक इन्वेस्टर ही ऐसा पर्सन होता है, जो विनियोग करता होता है, वही एक ऐसा पर्सन होता है जो लॉन्ग टाइम अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करके रखता है अपने इकोनॉमिक के डेवलपमेंट के लिए। जबकि स्पेकुलेटर है, जॉबर है, ब्रोकर है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड का प्रॉफिट देखते हैं, और प्रॉफिट देखकर वो देखते हैं कि उनका प्रॉफिट कब बन रहा है। जबकि इन्वेस्टर क्या करेगा, लॉन्ग टाइम में रनिंग करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए मेन है यहाँ पे आपने देखा कि हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो रहा था इन्वेस्टर प्रोटेक्शन से, निवेशक संरक्षण से, जो यूनिट 3 का पार्ट है। सबसे पहले आपको मीनिंग एक्सप्लेन करना है कि होता कौन है, कि कौन इन्वेस्टर होगा। आर यू क्लियर? देन आपको ऑब्जेक्टिव बताने हैं इन्वेस्टर्स के, कि इन्वेस्टर के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, ये आप बताएंगे। उसके बाद में आप बताएंगे कि एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने की क्यों नीड है। ठीक है, एक इन्वेस्टर है वो नीड क्यों समझता है इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो एक बात तो अगर मैं कॉमन आपसे पूछूं तो देखिए इसमें क्या होता है, कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट इसीलिए करता है
कि उसके पास में इन्वेस्ट करने का जो ऑप्शन है वो शेयर मार्केट भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, गोल्ड में इन्वेस्ट हो सकता है, ठीक है। और कुछ हम देख सकते हैं बेनिफिट उठाने के लिए आप देख सकते हैं, उठा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। सफिशिएंट आपके पास ऑप्शन होते हैं, पर्याप्त निवेश विकल्प होते हैं, ठीक है। एक इन्वेस्टर के पास ऑप्शन रहता है कि वो अपनी जो मनी है, जो अपनी सेविंग है, वो मनी मार्केट में इन्वेस्ट करें, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करें। मनी मार्केट में भी इतने सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, वो किसको परचेज करें, वो ट्रेजरी बिल को परचेज करें, वो आपके सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिटरी को करें, कॉमर्शियल पेपर को परचेज करें, तो बहुत ज़्यादा उसके पास चॉइस रहती है, तो वो वहाँ इन्वेस्ट कर सकता है। तो आप देखते हैं बहुत ही सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन मिलते हैं उसको। विभिन्न उपक्रमों के तुलनात्मक विश्लेषण के लिए पर्याप्त सूचनाएं, देखिए सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, कंपैरेटिव एनालाइज कर सकता है, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट को लेने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट में वो पैसा लगाने से पहले वो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन और कंपैरेटिव एनालाइज कर सकता है। और सारा का सारा मेन वो इसलिए कर पाता है क्योंकि सारा आप देखते हैं डिजिटल हो चुका है। हम चाहें तो किसी भी कंपनी की इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से ले सकता है। और साथ ही साथ आप देखते हैं कि सिंपल सा जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये बहुत ही सिंपल फॉर्म में रेटिंग देती है कंपनीज को। ये देती है जैसे फॉर एग्जांपल A++ अगर अच्छी कंपनी है, ठीक है, या फिर B देती है, B+ दे दिया, C देती है या D देती है, तो आसानी से कोई भी इन्वेस्टर समझ सकता है कि मैं A++ में इन्वेस्ट करूं तो मुझे बेनिफिट होगा, अगर मैंने D में इन्वेस्ट किया तो डिफॉल्ट हो सकता है, तो वो उससे पहले से ही जज कर सकता है, यानी इंफॉर्मेशन ले सकता है और डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट का वो एनालाइज कर पाएगा, ठीक है। पर्याप्त नियमित मध्यस्थ तंत्र, बहुत ही सफिशिएंट यहाँ पे क्या मिलते हैं, मीडिएटर्स मिलते हैं, जो कि इन्वेस्टर अगर नहीं जानता है तो सपोर्ट ले सकता है, ब्रोकर, जॉबर, इन सब का सपोर्ट लेके, मार्केट मेकर, तो ये ऐसी फैसिलिटीज मिलती हैं ताकि वो अपना पैसा लगा पाए। बाजार मध्यस्थों पर कठोर आचार संहिता, देखिए कोड ऑफ कंडक्ट जो होती हैं वो मार्केट में होती हैं, तो इसकी वजह से फ्रॉड होने का चांस नहीं रहता है, बहुत ही प्योरली आप कह सकते हैं ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, पारदर्शिता होती है, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता आप जानते हैं बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है, तो वहां पे उसको एक बहुत ही एक हेल्दी इन्वायरमेंट है वो मिल जाता है, ठीक है। साथ ही साथ बाजार तंत्र और नियामक संगठन की जानकारी, नॉलेज मिलता है, ताकि वो नॉलेज का मतलब हो गया उसके सारे रूल्स और रेगुलेशन बिल्कुल क्लियर होते हैं जिससे वो इन्वेस्टमेंट कर पाए, ठीक है। दोषी मध्यस्थों को रोकने के लिए कठोर जांच व्यवस्था, यानी फॉर एग्जांपल अगर कंपनी उसके साथ फ्रॉड कर ले या कोई ब्रोकर उसके साथ फ्रॉड कर ले तो बहुत ही स्ट्रिक्टली जांच जो होगी, स्ट्रिक्टली जो चेकिंग होती है वहाँ होती है, बहुत ही ज़्यादा पनिशमेंट है, ठीक है, जो पेनल्टी होती है, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की पेनल्टी होती है। इसीलिए जो इन्वेस्टर होता है वो बहुत आसानी से यहाँ पे अच्छे से इन्वेस्ट कर सकता है, बिकॉज उसे पता है कि मेरे साथ अगर कुछ गलत हुआ तो बहुत स्ट्रिक्टली यहाँ पे जांच की जाएगी। देखिए मेन नेक्स्ट यही पॉइंट आ गया है, जो आपकी जो भी कंप्लेंट होगी उसका क्या होगा, बहुत एक इफेक्टिव चेकिंग होगी और इफेक्टिव चेकिंग होने के बाद उसका सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे से निकाला जाएगा। तो जो भी इन्वेस्टर होती हैं उनकी जो भी ग्रीवेंस होती है वो सारी की सारी सॉल्व की जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ इन्वेस्टर में विश्वास में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। उद्देश्य में निम्न उपायों की आवश्यकता, निवेशकों को तकनीकी नियमन संबंधी एक प्रक्रिया संबंधी मामलों में शिक्षित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेबी के रूल्स और रेगुलेशन में भी ये बनाया गया है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एजुकेट किया जाता है, शिक्षित किया जाता है कि वो कौन से कैसे परचेज करें सिक्योरिटीज़ को, कैसे उनका ट्रांजेक्शन्स हो, उसके लिए सेबी ने टाइम टू टाइम जो एजुकेट करना है इन्वेस्टर को वो नियम बनाती है, ठीक है। उनको टेक्नोलॉजी नॉलेज देती है, उनको रूल्स और रेगुलेशंस को समझने के लिए जानकारी देती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो इन्वेस्टर्स को मिल जाती है ताकि वो अपना बेस्ट डिसीजन ले पाए, ठीक है। तो इन्वेस्टर को इन्फॉर्मेशन, अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो आप कैसे डिसीजन लेंगे, ठीक है। अगर सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होगी तो आप डिसीजन ले पाएंगे कि मुझे क्या इन्वेस्ट करना है, ठीक है।
साथ ही साथ निवेशकों को आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध हो जिससे कि वह सूचना आधारित निवेश निर्णय ले सके। नियामक तंत्र को इस प्रकार लागू किया जाए कि कुरीतियों की संभावनाएं न्यूनतम हो। देखिए बिल्कुल आप देखते हैं कि जहां तक बहुत ज्यादा रूल्स और रेगुलेशन बने हो तो वहां पे आप देखते हैं कि कोई भी करप्शन होने की चांस कम रहते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पॉइंट टू पॉइंट आंसर समझाना है। पहले मीनिंग समझाया, देन अपने ऑब्जेक्टिव समझाए, देन आप यहाँ लिखेंगे क्योंकि हम लिख ही किसके लिए रहे हैं, इन्वेस्टर के लिए। तो आपको इन्वेस्टर के लिए सारे आंसर लिखना होगा। यहाँ पे लिखेंगे कि एक इन्वेस्टर है उसको नीड क्यों है इन्वेस्ट करने की, वाई। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप देंगे क्योंकि ये देखिए सारी फैसिलिटी उसको यहाँ मिल रही है। क्लियर है आपको? देखिए मेन यहाँ पे मैंने लिखी है कंप्लेंट। ठीक है, इन्वेस्टर को क्या ग्रीवेंस हो सकती है उसके बारे में शिकायतें और आपका निवारण। ठीक है, तो सबसे मेन जो है एक इन्वेस्टर को किससे संबंधित हो सकती है, कंपनी से संबंधित। तो पहला अगर मैं पॉइंट कहूं तो कंपनी से संबंधित उसकी शिकायत हो सकती है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, डिमेट हस्तांतरण में विलंब, यानी जो डिमेट अकाउंट अगर ओपन है उसमें ट्रांजैक्शन होने में उसमें अगर बहुत ज़्यादा देरी हो रही है तो वो कंप्लेंट कर सकता है एक इन्वेस्टर। सेकंड है कि वो क्या कर रहा है, लाभांश का भुगतान न होना या देर से होना। ठीक है, नॉन पेमेंट या डिले ऑफ डिविडेंड ये हो सकता है। ठीक है, डिले इन डिमेट अकाउंट एंड ट्रांसफर, अगर ट्रांसफर होने में कोई देरी हो रही है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इन्वेस्टर कंप्लेंट कर सकता है कंपनी के खिलाफ। देखिए ये सारे जो पॉइंट है वो कंपनी में आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो ब्रोकर के पॉइंट अलग होंगे। तो आपको ये लिखते समय ध्यान रखना है कि कंपनी से संबंधित शिकायतें क्या होगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका कह रहा है फिक्स डिपॉजिट की राशि वापस ना होना या देरी से प्राप्त होना। अगर जो फिक्स डिपॉजिट कराया है इन्वेस्टर ने वो उसको टाइम पर रिसीव नहीं हो रही है या फिर उसमें देरी हो रही है, उसको मिल नहीं रही है, तो वो कंप्लेंट कर सकता है कंपनी के खिलाफ। अधिकार अंश का आमंत्रण न मिलना, राइट शेयर हो। ठीक है, तो अगर आपको नहीं मिल रहा है राइट शेयर का तो भी कंपनी को क्या कर सकता है, वो कंप्लेंट कर सकता है। ठीक है, मेंबर जो सदस्य की सभा का नोटिस न प्राप्त होना, नॉन रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ मीटिंग ऑफ मेंबर, यानी कि अगर उसे मीटिंग के लिए सभा के लिए अगर जो मेंबर होने की वजह से आप देखते हैं इक्विटी शेयर होल्डर को मेंबर होने की वजह से मीटिंग का जो इन्विटेशंस मिलता है अगर वो नहीं मिल रहा है तो वो कंप्लेंट कर सकता है कंपनी के खिलाफ। अंशों को खाना, यानी कि जो लॉसेस ऑफ शेयर्स, अगर वो अपने अंश शेयर्स हैं अगर उसको खो देता है तो वो कंपनी के खिलाफ शिकायत करेगा। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है ये सारी शिकायत करेगा, इसका टाइम टू टाइम क्या होगा, इसका बिल्कुल सजेशन दिए जाएंगे, इसका उपचार किया जाएगा और अगर नहीं कार्यवाही होती है तो वो सेबी में जाके कंप्लेंट कर सकता है। तो इट्स अ टोटली रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, ये कंपनी से संबंधित हमने बात की। अब हम बात करते हैं ब्रोकर से संबंधित शिकायतें। ब्रोकर क्यों, क्योंकि जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं अपनी कैपिटल, ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप जानते हैं शेयर मार्केट और इन्वेस्टर के बीच में एक सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, वो होता है आपका ब्रोकर। अगर आपको नहीं जानकारी है, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप क्या करोगे, आप किसका सपोर्ट लोगे, एक ब्रोकर का सपोर्ट लोगे और सपोर्ट लेकर आप शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे। तो अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो भी सॉल्यूशन होगी। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें देरी से भुगतान या भुगतान न करना, यानी कि वो आपका लेट पेमेंट कर रहा है या पेमेंट नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ आप कंप्लेंट कर सकते हो। देखिए ब्रोकर्स के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट बनाई गई है, आचार संहिता बनाई है, उसके अकॉर्डिंग वो सारे काम करता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम दूसरी बात करें कि अगर सौदे की डिलीवरी ना होना या देरी से होना, जो कॉन्ट्रैक्ट आपने कह सकते हैं जो आपने तय कर लिया है, अनुबंध बनाया है, अगर वो नहीं हो रहा है, उसमें जो होना चाहिए आपको जो डॉक्यूमेंट मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं तो भी आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नॉट ना जारी होना, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपका तो वो अगर आपको ब्रोकर नहीं दे रहा है तो भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अधिक ब्रोकरेज लेना, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा ब्रोकरेज ले रहा है ब्रोकर तो हम कंप्लेंट कर सकते हैं उसके खिलाफ। ठीक है, क्लाइंट से अधिक मूल्य वसूल करना, यानी कि जितना प्राइस है आपकी सिक्योरिटीज का उससे ज्यादा अगर वो प्राइस बता रहा है तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हो। ठीक है, अनऑथराइज्ड ब्रोकर, यहाँ ध्यान रखिएगा अनऑथराइज्ड ब्रोकर कोई नहीं हो सकता क्योंकि ब्रोकर के लिए रजिस्ट्रेशन
करवाना अनिवार्य कर दिया है, कंपल्सरी कर दिया है सेबी ने। तो वैसे अनऑथराइज्ड ब्रोकर नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको और आपको मिलकर आपके साथ फ्रॉड होता है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये जो कंप्लेंट है वो ब्रोकर से रिलेटेड कंप्लेंट मेन आप देखते हैं कि हमें फेस करनी पड़ती है एक इन्वेस्टर को। तो एग्जाम में देखिए, एग्जाम में आपको अपनी ये कंपनी से रिलेटेड जो है वो अलग बतानी है और ब्रोकर से रिलेटेड जो कंप्लेंट है वो आपको अलग से बतानी है। ये क्वेश्चन यही आता है कि एक इन्वेस्टर को क्या क्या शिकायतें हो सकती हैं उसके बारे में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के बारे में, इन्वेस्टर क्या होता है, उसके ऑब्जेक्ट और कुछ अदर इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के और जो टॉपिक है उसको लेकर। थैंक यू।